हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लान अध्याय 12 सॉल्व पेपर। ये क्लास आपकी यूपी-SSC और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और आपके विटामिन हो गए थे। तो आज जो आपका चैप्टर शुरू होगा वो मिनरल्स से होगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और भी क्लासें एक आपकी फार्मासिस्ट से संबंधित जिसमें आपके वन लाइनर प्रश्न हैं वो हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और भी कंप्यूटर की यूपी स्पेशल और भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। और इन क्लासों में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आपकी ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण आपकी क्लासें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आज आपका मिनरल्स। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन ये आपके कंप्लीट हो गए बायोकेमिस्ट्री से। आज जो है वो आपका मिनरल्स है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है तो वो आपका 40.078 म्यू है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैल्शियम शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के कार्य, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने और रक्त प्रवाह के स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैल्शियम होता है तो वो आपका रागी में होता है। रागी जिसे फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह बच्चों और बुजुर्गों और मजबूत हड्डियों और दांतों की जरूरत वाले लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो वो आपका आयोडीन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका समृद्ध स्रोत है तो दूध जो है वो आपका सी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और विभिन्न मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है तो ये आपका कैडमियम के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इटाई इटाई रोग कैडमियम धातु के दीर्घकालिक संपर्क के कारण होता है। यह स्थिति पहली बार जापान में पहचानी गई थी, जहां खनन गतिविधियों से कैडमियम संदूषण के कारण प्रभावित व्यक्तियों में हड्डियों में गंभीर दर्द, कंकाल विकृति और गुर्दे की क्षति हुई थी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में अभिन्न खनिज घटक है आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन और जिंक। तो जो अभिन्न खनिज है वो आपका जिंक है। सी डी ऑप्शन करेक्ट है। यह अग्नाशयी बीटा कोशिकाओं के भीतर इंसुलिन के भंडारण और स्थिरीकरण में मदद करता है और रक्त प्रवाह में इसके उचित स्राव की सुविधा प्रदान करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में खनिजों के कार्य को बताता है तो ये शरीर के तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शरीर खनिज शरीर के तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उचित सेलुलर कार्य, तंत्र का संचरण, मांसपेशियों के संकुचन और समग्र होमोस्टेसिस के लिए आवश्यक है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख शारीरिक आयन नहीं है तो क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम ये हैं, लेकिन आपका लोहा नहीं है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर में प्रमुख शारीरिक आयनों में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड शामिल हैं, जो द्रव संतुलन, तंत्र का कार्य और मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोहा एक आवश्यक ट्रेस तत्व है लेकिन इसे प्रमुख शारीरिक आयन नहीं माना जाता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस खनिज की कमी होती है तो दूध में आयरन की कमी होती है। दूध में आयरन खनिज की कमी होती है। दूध कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम और जस्ता का एक समृद्ध स्रोत है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयरन का भंडारण रूप है तो वो आपका फेरेटिन है। मानव शरीर में आयरन को फेरेटिन और हेमोसिरेडिन के रूप में यकृत, प्लीहा, मज्जा, ग्रहणी कंकाल की मांसपेशियां और अन्य शारीरिक क्षेत्रों में संग्रहित करता है।
हेमोसिडेरिन को पीले भूरे रंग के कणों के रूप में जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर प्रोटीन लिपिड। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, HMG-CoA रिडक्टेस समदमकों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको स्टैटिन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। HMG-CoA रिडक्टेस संदमकों को स्टैटिन के नाम से जाना जाता है। ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती हैं क्योंकि वे HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम को अवरुद्ध करती हैं जो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैटिन का उपयोग हृदय रोगों के जोखिम को कम करने और हाइपर कोलेस्टोमिया के उपचार में किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड अवशेष होते हैं? तो ये आपके 86 यानी कि 86 होते हैं और इसमें मनुष्यों में 86 अमीनो एसिड अवशेषों वाली एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6PD की कमी वाले रोगी में निम्नलिखित दवाएं हेमोलिसिस का कारण बनती हैं किसको छोड़कर? तो ये आपके पेनिसिलिन को छोड़कर हेमोलिसिस का कारण बनती हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो आपका यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन ये सब हैं, लेकिन आपका अमीनो एसिड नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म शरीर में प्रोटीन और अमीनो एसिड को तोड़ने और संश्लेषित करने की प्रक्रिया है और इसके लिए लीवर अमोनिया के निर्माण में पुनर्लवणित अमीनो एसिड को तोड़कर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। क्रिएटिनिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अपशिष्ट उत्पाद नहीं है, बल्कि क्रिएटिनिन एक रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद होता है। यह मुख्य रूप से गुर्दों द्वारा फिल्टर होकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनोजेनेसिस मुख्य रूप से किस में होता है? तो ये लिवर में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्लूकोजेनेसिस मुख्य रूप से लिवर में होता है जहाँ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट स्रोतों जैसे लैक्टेट, ग्लिसरॉल और ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड से संश्लेषित होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनोलिसिस किसका संश्लेषण है? तो ये ग्लूकोज संश्लेषण है। ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लूकोज संश्लेषण है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना होता है। यह एक प्रक्रिया जो यकृत और मांसपेशियों में होती है जहां ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी चक्र क्या है? तो कोरी चक्र एक ग्लूकोज का पुनः उपयोग और ग्लूकोज का संश्लेषण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोरी चक्र ग्लूकोज का पुनः उपयोग और ग्लूकोज का संश्लेषण है। इसमें अवायवी श्वसन के दौरान मांसपेशियों द्वारा उत्पादित लैक्टेट के पुनर्चक्रण और यकृत में वापस ग्लूकोज में इसके रूपांतरण शामिल है। यह चक्र लंबे समय तक या तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन बनाए रखने में मदद करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है वो ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल CoA के एक अणु को साइट्रिक एसिड के माध्यम से ऑक्सीकृत करने पर उत्पादित ATP की संख्या होती है। तो ये 12 होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मुक्त करता है। तो वो इन्वर्टेज में मुक्त करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका UPNHM फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गन्ने की चीनी को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में बदला जाता है।
यह एंजाइम शंकु शर्करा को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस या तोड़ने में उत्प्रेरक का काम करता है। शंकु शर्करा को सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। माल्टोज डाइस्टोज एंजाइम का उपयोग माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस पर डायो स्किन प्रदान करता है। तो वो आपका ग्लूकोज और रेमनोज प्रदान करता है। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरीइस्मिक एसिड सिकमिक एसिड मार्ग से निम्नलिखित में से किस एमिनो एसिड को जोड़ने में एक मध्यवर्ती है। तो वो आपका एल टायरोसिन और एल ट्रिप्टोफैन, सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉसमिक एसिड सिकमिक एसिड मार्ग में एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती है जो एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफैन और एल फेनिल एलिनिन के जैव संश्लेषण में योगदान देता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीए चक्र में निम्नलिखित में से किस एंजाइम उत्प्रेरित चरण में चक्र के मध्यवर्ती में जल के तत्वों का समावेश होता है। तो वो आपका मेलेट डिहाइड्रोजनेज होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिकमिक अम्ल मार्ग का प्रारंभिक यौगिक क्या है। तो इसका यौगिक फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फॉस्फोनॉइल पायरुवेट और फॉस्फेट के एनॉल से प्राप्त एस्टर है। यह एक आयन के रूप में मौजूद है। पीपी रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती है। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड सिकमिक एसिड मार्ग का प्रारंभिक यौगिक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मेटाबॉलिज्म की चरण सेकंड प्रक्रिया है। तो वो आपकी संयुग्मन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चरण सेकंड अभिक्रियाओं में हाइड्रोफिलिक समूह को मूल अणु में जोड़ना शामिल है। एक विषैला मध्यवर्ती चरण फर्स्ट में बना एक गैर विषैला मेटाबोलाइट है। इन अभिक्रियाओं में संयुग्मन अभिक्रियाएं ग्लूकुरोनिडेशन एस्टिलीकरण और सल्फेशन शामिल है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनोलिसिस संग्रहित ग्लाइकोजन का विघटन है। तो वो आपका ग्लूकोज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किण्वन श्वसन और वायवीय के लिए सामान्य है। तो ये आपकी जो क्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस किण्वन और वायवीय श्वसन की सामान्य प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए तोड़ा जाता है। ये पायरुवेट के दो अणु बनाता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय तथा अवायवीय दोनों जीवों में होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण विशेष रूप से किस में होता है। तो ये लिवर में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय स्तर पर रासायनिक ऊर्जा किस रूप में होती है। तो ये एटीपी के रूप में होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ये सभी जीवित जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला ऊर्जा वाहक अणु है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के परिणामस्वरूप ग्लूकोज का रूपांतरण होता है। तो ये आपका पायरुवेट में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव रासायनिक परिवर्तनों का इसमें सम्मिलित सह एंजाइमों से मिलान कीजिए। तो इसमें जो होगा वो है आपका, सबसे पहले है ग्लूटामिक अम्ल के लिए अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो वो NADH है। यूरिडीन से थाइमिडीन। तो ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट है। तीसरा है पायरुविक एसिड से एसिटाइल CO एंजाइम A। तो ये थाइमीन पायरोफास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस मार्ग का एक विकल्प है। तो वो आपका पेंटोज फास्फेट मार्ग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पेंटोज फास्फेट मार्ग ग्लाइकोलाइसिस के समांतर एक मेटाबॉलिज्म मार्ग है। यह NADPH और पेंटोज के साथ साथ राइबोज 5 फॉस्फेट उत्पन्न करता है जो न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण के लिए एक अग्रदूत है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। तो वो कॉपर से जुड़ा है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सैलिसिलेट के मेटाबॉलिज्म की विधि की पहचान करें। तो वो आपकी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ संयुग्मन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सैलिसिलेट का चयापचय ग्लूकोरोनिक सैलस्यूरिक एसिड के साथ संयुग्मन द्वारा होता है। लीवर सैलिसिलेट को पहले क्रम के उन्मूलन द्वारा मेटाबॉलिज्म करता है और निष्क्रिय मेटाबोलाइट्स को फिर मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में शामिल है। तो वो आपका फैट मेटाबॉलिज्म है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स फैट फैट मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स वसा ऊतक और यकृत में भी मौजूद होते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स वसी अम्ल के ट्रैफिकिंग और मेटाबॉलिज्म के तीव्र और जीर्ण विनिमय और वसा ऊतक भेदभाव और कार्य को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वंशानुगत मेटाबॉलिज्म विकार एल कैप्टोनुरिया किस एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो ये होमोजेंटिसेंट ऑक्सीडेज के कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवलॉनिक एसिड का निर्माण किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो वो आपका HMG-CoA रिडक्टेस के द्वारा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज निम्नलिखित में से किस अंग में अनुपस्थित होता है। तो वो ब्रेन में अनुपस्थित होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मुख्य रूप से यकृत और गुर्दा में पाया जाता है या मस्तिष्क और मांसपेशियों में अनुपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम को जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मुक्त ग्लूकोज में बदलता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है। तो इसका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसमें क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो ये आपका जो ग्राही होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है और प्रोटॉन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया एरोबिक श्वसन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एटीपी उत्पादन को बनाए रखने में मदद करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं में मदद नहीं करता। तो वो आपका जो मदद नहीं करता है वो ऑर्जिनिन फॉस्फेट है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्जिनिन फॉस्फेट ऊर्जा भंडारण में शामिल है, विशेष रूप से अकशेरुकी मांसपेशियों में, लेकिन यह एक कोएंजाइम के रूप में विशिष्ट ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं में सीधे शामिल नहीं होता। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीम संश्लेषण ग्लाइसिन के किसके साथ संघनन से होता है। तो वो आपका सक्सिनाइल CoA के साथ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका एंजाइम। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंजाइम वर्गों अगर इनके उदाहरण के कौन से युग्म का मिलान गलत है। तो आपका इसमें जो गलत है वो आपका हाइड्रोलेसिस लाइपेज ये सही है, लाइसिस एल्डोलेज ये सही है और ऑक्सीडो रेडक्टेसेस और डिहाइड्रोजनेज ये भी सही है। लेकिन आपका जो गलत है वो आपका ट्रांसफरेसिस पॉलीमरेज है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका UPSSC जूनियर ड्रग एनालिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफरेस एंजाइमों का एक वर्ग है जो एक अणु से दूसरे अणु में कार्यात्मक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है। दूसरी और पॉलीमरेज एक प्रकार का एंजाइम है जो DNA और RNA जैसे पॉलीमर की लंबी श्रृंखलाओं को संश्लेषित करता है। यद्यपि पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स का स्थानांतरण करते हैं, उन्हें सामान्यतः लाइगेज या ट्रांसफरेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन पॉलीमरेज का प्राथमिक कार्य बहुलीकरण है, न कि केवल समूह का स्थानांतरण। इसीलिए विकल्पों में ट्रांसफरेज और पॉलीमरेज की जोड़ी सबसे अधिक गलत मिलान है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सिस्टम औषधि मेटाबॉलिज्म अंतक्रिया में सबसे अधिक शामिल है? तो वो जो आपका शामिल है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। औषधि मेटाबॉलिज्म में सबसे अधिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम शामिल है। यह एंजाइम प्रणाली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में प्रमुख भूमिका निभाता है और विभिन्न औषधियों, विषाक्त पदार्थों एवं अन्य जैविक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मुख्य रूप से एथेनॉल मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MAO-B शनदमकों का उदाहरण है? तो वो आपका सेलिगिलीन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये RRB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का कौन सा घटक प्रत्यक्ष रूप से कार्यद्रव्य बंधन में शामिल होता है? तो वो आपका सक्रिय स्थल है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एंजाइम अचलता जानने के लिए उपयोग नहीं की जाती? तो वो आपकी कॉम्प्लेक्शन है, यानी कि जटिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्भरण संदमन को भी कहा जाता है, तो इसको अंत्य उत्पाद संदमन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कोफैक्टर के साथ एंजाइम के पूर्ण कार्यात्मक कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? तो इसको हॉलो एंजाइम कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। हॉलो एंजाइम शब्द का एक एंजाइम के उत्प्रेरक रूप को संदर्भित करता है जिसमें प्रोटीन घटक और कोई भी आवश्यक गैर प्रोटीन घटक दोनों शामिल होते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम यूरिएज के लिए क्षयकारक के रूप में कार्य करने वाला अकार्बनिक आयन है, तो वो आपका निकेल आयन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए? तो वो एस्परेगिनेज है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जीवों के अधिकांश एंजाइम किस पीएच में इष्टतम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं? तो वो आपका 6 से 8 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA नाभिक में संश्लेषित होता है, तो वो आपका hnRNA होता है। mRNA नाभिक में hnRNA के रूप में संश्लेषित होता है। hnRNA हेटेरोजेंस नाभिकीय आरएन है और यह यूकेरियोट्स में प्राथमिक आरएनए प्रतिलेख है। एक असंशोधित आरएनए अणु जो डीएनए से संश्लेषित होता है और नाभिक में मैसेंजर आरएनए में संसाधित होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम प्रकृति में होते हैं, तो एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता बढ़ती है प्रतिक्रिया का वेग समानुपातिक रूप से कितना होता है? तो समानुपातिक रूप से ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की गतिविधि में कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से नीमन-पिक्स रोग होता है। ये आपका इसरो फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की गतिविधि में कमी से नीमन-पिक्स रोग होता है। विशेष रूप से प्रकार ए और बी यह एंजाइम कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला वसा के एक प्रकार स्फिंगोमाइलिन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। जब स्फिंगोमाइलिनेज की कमी होती है तो स्फिंगोमाइलिन विभिन्न ऊतकों में जमा हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीडोरडक्टेस एंजाइम का उदाहरण है? तो वो आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा पेप्सिनोजेन नामक एक निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। पेप्सिन बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़कर प्रोटीन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें आगे छोटी आंत में पचाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, पेप्सिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण उत्प्रेरक रूप से सक्रिय एंजाइम अपने बंधे हुए को एंजाइम या धातु आयनों के साथ क्या कहलाता है? तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक होलो एंजाइम का पूर्ण उत्प्रेरक रूप से सक्रिय एंजाइम है जिसमें एपो एंजाइम और इसके कोफैक्टर शामिल होते हैं। ये मिलकर कार्यात्मक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में उत्प्रेरक का काम करता है। तो वो आपका डायस्टेस करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डायस्टेस एक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में उत्प्रेरक का काम करता है। यह आमतौर पर पौधों और जीवों में सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और दवा अनुप्रयोगों में किया जाता है। अन्य एंजाइम और अन्य एंजाइम जैसे पेपेन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये सूचीबद्ध हैं, प्रोटीज हैं और स्टार्च की तरह काम नहीं करते। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस को नरम करने वाले एंजाइम के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पपेन, थेवेन, माल्टेज और फ्रक्टोज। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो पपेन का किया जाता है। पपेन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो पपीते से निकाला जाता है। इसका व्यापक रूप से मांस को नरम करने वाले एंजाइम के रूप में उपयोग होता है क्योंकि यह प्रोटीन को तोड़ता है, मांस को नरम बनाता है और इसकी बनावट में सुधार करता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो प्रक्रिया में खपत किए बिना रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक ही एंजाइम के कई रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसको आइसो एंजाइम कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइसो एंजाइम जिन्हें आइसोजाइम भी कहा जाता है, एक ही एंजाइम के विभिन्न रूप हैं जो समान अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं लेकिन उनके गुण भिन्न हो सकते हैं जैसे कि काइनेटिक पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वर्ग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर निर्भर है? ये आपका यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो लाइगेज है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम को गतिविधि के लिए किस धातु आयनों की आवश्यकता होती है? तो वो आपके Mg2+ की आवश्यकता होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। Mg2 पॉजिटिव, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को गतिविधि के लिए Mg2 पॉजिटिव धातु आयनों की आवश्यकता होती है। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो 6 कार्बन शर्करा एक हेक्सोज और हेक्सोज फास्फेट में फॉस्फोराइलेट करता है। अधिकांश ऊतकों और जीवों में ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज का सबसे महत्वपूर्ण सबस्ट्रेट है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। हेक्सोकाइनेज बैक्टीरिया, खमीर और पौधों से लेकर मनुष्य और अन्य कशेरुकी जीव में पाए गए हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए एंजाइम गतिविधि का अनुकूलतम तापमान क्या है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है। प्रत्येक एंजाइम की एक तापमान सीमा होती है जिसमें प्रतिक्रिया की अधिकतम दर प्राप्त होती है। इस अधिकतम को एंजाइम का तापमान अनुकूल कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सीरम एंजाइम है। तो वो आपका एमाइलेज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे की प्रक्रिया में शामिल एंजाइम है। तो वो आपका टेलोमेरेस है। बुढ़ापे की प्रक्रिया में शामिल एंजाइम टेलोमेरेस है। टेलोमेरेस एक एंजाइम है जो कोशिकाओं के टेलोमेर के शेयरों को बनाए रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ टेलोमेर छोटे हो जाते हैं जिससे कोशिकाओं की विभाजन क्षमता कम हो जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द जो एक सहकारक का वर्णन करता है जो अंततः एक एंजाइम से बंधा होता है। तो वो आपका प्रोस्थेटिक समूह एंजाइम का वह घटक है जो उस सहकारक को संदर्भित करता है जो हर समय एंजाइम से बंधा या जुड़ा होता है। यह सहकारक एंजाइम की सक्रियता के दौरान स्थिर बना रहता है जबकि को एंजाइम एंजाइम से अलग हो सकता है तो पुनः जुड़ सकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एंजाइम गतिविधि को प्रभावित नहीं करता? तो वो आपका एंजाइम सांद्रता है जो एंजाइम गतिविधि को प्रभावित नहीं करता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु
विलोपन अवधारणा द्वारा सीसी के विदलन में शामिल एंजाइमों को क्या कहा जाता है? तो इसको लाइसेस कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। अधिकांश एंजाइमों को उनके द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं के प्रकार के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटामिक एसिड को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में बदलने में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो वो आपका एमिनो ट्रांसफरेज है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एंजाइम एमिनो ट्रांसफरेज ग्लूटामिक एसिड को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में बदलने में शामिल है। इस प्रक्रिया में ग्लूटामिक एसिड अपने अमीनो समूह को अल्फा कीटो ग्लूटारेट को स्थानांतरित करता है, जिससे नया अमीनो एसिड और कीटो एसिड बनता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की कमी के कारण एल कैप्टोनुरिया रोग होता है? तो वो आपका होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपोलाइटिक एंजाइम है? तो आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, ये आपका लिपोलाइटिक एंजाइम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों का वह समूह जो पानी में मिलकर और फिर बंधन को तोड़कर एस्टर पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक बंधों को हाइड्रोलाइज कर सकता है? तो वो आपका हाइड्रोलिसिस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग एंजाइमों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करता है? तो 6 वर्गों में वर्गीकृत करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के अनुसार एंजाइमों को 6 कार्यात्मक वर्गों में विभाजित किया गया है और इसे प्रतिक्रिया के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वे उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंजाइमों के 6 प्रकार हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडोरेडक्टेस, लाइसिस, ट्रांसफरेज, लाइगेज और आइसोमरेज हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही एंजाइम के कई रूपों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक ही एंजाइम के जो रूप होते हैं उनको आइसो एंजाइम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयुक्त एंजाइम है? तो ल्यूकेमिया के जो उपचार में प्रयुक्त एंजाइम है वो आपका एस्परजिनेज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाने वाले कारक के रूप में संदर्भित एंजाइम है? तो ये आपका हाई हाइलूरोनिडेस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइलूरोनिडेस जो स्प्रेडिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है। हाइलूरोनिडेस एंजाइम जो शरीर में हाइलूरोनिक एसिड के टूटने को उत्प्रेरित करते हैं, इसीलिए वे ऊतकों की तरल पदार्थों के लिए पारगम्यता को बढ़ा सकते हैं, जिससे पदार्थ और सूक्ष्म जीव अधिक आसानी से फैल सकते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम को फैलाने वाला कारक कहा जाता है? तो वो आपका हाइलूरोनिडेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम में फाइब्रिनोलिटिक गतिविधि होती है? तो वो आपकी जो होती है वो आपकी यूरोकाइनेज में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यूरोकाइनेज एक अंतर्जात एक्टिवेटर है जो गुर्दे की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और मूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। यह सीधे प्लाज्मिनोजेन को सक्रिय करता है और अब रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी के उपयोग से निर्मित होता है। फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम फाइब्रिन के थक्कों के क्षरण में शामिल होते हैं, या तो फाइब्रिन क्षरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करके या निष्क्रिय प्लाज्मिनोजेन को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार सामान्यतः रक्त संवहनी संरचना को फिर से स्थापित करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमोजेन किसके निष्क्रिय रूप हैं? तो ये आपके केवल आपका ये एंजाइम का निष्क्रिय रूप है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज परिवर्तित करता है? तो ये आपका O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिसम्यूटेज करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट रक्षा है। यह प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों मध्यस्थता रोगों के खिलाफ कार्य करता है। यह ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में परिवर्तित करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के उस समूह को पहचानें जो को एंजाइम के रूप में NADP या NAD का उपयोग करता है और एक अणु से दूसरे अणु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो वो आपका ऑक्सीडोरेडक्टेस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन सही है। जैव रसायन में एक ऑक्सीडोरेडक्टेस एक एंजाइम है जो एक अणु से दूसरे अणु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण को उत्प्रेरित करता है, जिसे रिलक्टेंट भी कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन दाता भी कहा जाता है। ऑक्सीडेंट को, जिसे इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता भी कहा जाता है। एंजाइमों का यह समूह आमतौर पर सहकारकों के रूप में NADP या NAD का उपयोग करता है। ऑक्सीडोरेक्टस ऑक्सीडोरेक्टस बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बनाते हैं, जिसमें श्वसन परिसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शामिल है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका न्यूक्लिक एसिड है। ये आपका एंजाइम से आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और आपके विटामिन और एंजाइम ये आपके कंप्लीट हो गए। ये आपका जो टॉपिक चल रहा है वो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चल रहा है। तो ये क्लास आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से और भी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।